नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नीतीश बाबू आजकल विपक्ष जोड़ो अभियान पर निकले हुए हैं। वो महाराष्ट्र में जाकर के एनसीपी चीफ शरद पवार जी से मिले, उद्धव ठाकरे जी से मिले और उनके साथ तेजस्वी यादव जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो भी इन यात्राओं में रहते हैं। पिछले दिनों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की थी और नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की थी उन्होंने। कुल मिलाकर के 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार अपने आप को ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश में हैं कि देखिए विपक्ष का एक चेहरा ऐसा है जिसके लिए बाकी सब दल तैयार हैं। हालांकि ये हर चुनाव के पहले हमने देखा है कि जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे विपक्ष इसी तरह की एकता के लिए जुटता है, मीटिंगें करता है, हाथ पकड़कर एक दूसरे का ऊपर करके ऐसे फोटो खिंचवाते हैं कि हम सब एक हैं। और नतीजा क्या होता है वो 14 और 19 में हमने देखा है। तो 24 में क्या ये नीतीश बाबू प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष का हो पाएंगे, ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की इच्छा आकांक्षा जरूर है कि मैं ही वो चेहरा बनूं जो मोदी जी के सामने विपक्ष का चेहरा रहूं। हालांकि राजनीतिक के जानकार ये कहते हैं कि बिहार की जो स्थिति आज है उस स्थिति में लंबे समय तक नीतीश बाबू बिहार के सीएम भी रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्हीं की पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रहे थे वो अध्यक्ष ने आरसीपी सिंह ने इनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आपको बता दें कि वो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के कई बड़े पदों पर वो रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी में रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर रहे हैं और मायावती जी के जो कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अनेक पदों पर सेवाएं दी है। नीतीश कुमार के इतने निकट सहयोगी ये रहे हैं कि आप इसी से अंदाजा लगाइए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पोस्ट ये जो है उनके पास रही है। और अब नीतीश बाबू उनके वो सलाहकार भी रहे हैं पार्टी में रणनीति करने में, क्योंकि आईएएस का दिमाग होता है, उस तरह से वो चीज़ों को सोचते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करने की सलाह देते हैं। ये सब हुआ है। इसी में आपको बता दें कि एक और बात यह है कि जब ये आरसीपी सिंह बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, इसका एक मतलब और है कि ये असल में नालंदा से ही आते हैं जो नीतीश कुमार का क्षेत्र है और कुर्मी जाति से हैं। तो बिहार हो या यूपी, बल्कि पूरे भारत के अंदर जातिगत समीकरण बड़ा महत्व रखता है। हमारे देश में विकास कितना कर लीजिए, आप कितने ही वादे कर दीजिए, लेकिन जब वोट डालने के लिए व्यक्ति जाता है तो विधायक हो या सांसद या ग्राम प्रधान वो देखता है जात क्या है। अब जात का मामला बिहार में बहुत ज्यादा टिपिकल है, जातियों में भी उपजाति, और व्यक्ति उसको देखता है कि ये जो नेता है सामने ये मेरी जात का है कि नहीं है। और यही जो जातिगत समीकरण है इसी को साधने में बिहार के नीतीश बाबू भी लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी अब इस आंकड़े को जुटा रही है कि जब जिस आधार पर उनको 2024 में सफलता मिल सके, और नीतीश बाबू की सरकार कब गिर जाएगी ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि जो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है उनके ऊपर जिस तरह से सीबीआई के केस चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के केस हैं, नौकरी के बदले जमीन उन्होंने ले ली, आईआरसीटीसी घोटाला है, उसमें आज नहीं तो कल उनको जेल जाना है। और आप देख लीजिए जिस तेजी के साथ ईडी सीबीआई इस देश में काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसमें ऐसा नहीं है कि वो 2024 के बाद तक रुकने वाला केस है, उसके पहले ही ये सरकार गिरेगी। और जब सरकार गिरेगी तो उसमें नीतीश बाबू जो आज प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हुए पूरे विपक्षी नेताओं से मुलाकात मीटिंग कर रहे हैं, वो आप देख लीजिए कि सरकार जब यहां गिरेगी तो वो बिहार को भी संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि बिहार के अंदर नीतीश बाबू ने जो गठबंधन किया है, आरजेडी गठबंधन के बाद से बिहार में जो अपराध बढ़े हैं, जिस तरह से जो नकली शराब है उससे लोगों की मौत हुई है, लोग आक्रोशित हैं और इनको इनकी सरकार को देखना नहीं चाहते। जनता इंतजार में है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो आंकड़े जुटाने में लगी हुई है, उन नेताओं को अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है, जिसके कारण से यदि कभी भी चुनाव होते हैं बिहार में लोकसभा या विधानसभा के तो उसको सफलता मिल जाए।
तो कुल मिलाकर के जो नीतीश बाबू हैं, इनको तो बहुत बड़ा झटका है कि इनके पुराने साथी आरसीपी सिंह इनको छोड़कर भाजपा के साथ गए। कयास पहले से लगाए जा रहे थे, जिस तरह की भाषा बोली जा रही थी पहले, वो इस तरह की बात बोली जा रही थी पहले भी ये हुआ है, तो ये लगाया जा रहा था कि ये आज नहीं तो कल जाने वाले हैं। इसके अलावा बिहार के अंदर अब फैक्टर जो चल रहा है उसमें अब आप देखेंगे कि आरजेडी के भी कुछ नेता वो बीजेपी के टच में हैं। अब ये बात अलग है कि वो अकेले आते हैं कि अपने साथ कुछ नेताओं को और लेकर आते हैं, लेकिन आरजेडी के नेता भी इसी तरह अगले कुछ दिनों में आपको भाजपा ज्वाइन करते दिखेंगे। और ये जो हलचल हो रही है ये इसीलिए हो रही है क्योंकि बिहार का हर नेता ये जानता है कि जिस दिन भी केंद्र में अमित शाह जी ने चूड़ी कसी उसी दिन ये सरकार गिर जाएगी। एजेंसियां अपने काम में लगी हुई हैं, देश में भ्रष्टाचारी ज्यादा हो गए हैं। जो 65 साल जब मोदी सरकार नहीं थी 2014 के पहले तक जो ये नेता हैं, राजनीतिक नेताओं ने, अफसरशाही ने खूब लूटा है, जमकर लूटा। तो लूटा है तो उनको लौटाना पड़ रहा है। तो मोदी जी और अमित शाह मिलकर के इस अभियान को चलाए हुए हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब को आदेश दिए हुए हैं कि ऐसे लोगों को खोजिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हो, जिन्होंने जमा पूंजी की हुई हो, और कार्रवाई करिए। अब संख्या इनकी बहुत ज्यादा है तो इसलिए कार्रवाई करने में कभी कभी देर हो जाती है। और कानूनी पचड़े भी हमारे यहाँ ऐसे हैं कि ईडी के कानून को अगर छोड़ दें तो बाकी मामलों में, चाहे सीबीआई हो फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो, लोग बाग कानूनी उलझन ऐसी उलझाते हैं और हमारे यहाँ कानून इतने पेचीदे हैं कि अपराधी सालों साल जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता। और इसी का फायदा ये भ्रष्ट नेता उठाते हैं, चौड़े होकर घूमते हैं, कॉलर ऊपर करके कहते हैं देखो हमें तो कुछ कर ही नहीं पाए, हमने भ्रष्टाचार किया होता तो हम जेल में होते। जेल में चले जाएंगे तो कहेंगे मोदी जी ने बदले से काम किया है, हम तो निष्पक्ष हैं, हम तो निर्दोष हैं। तो अब इस मामले में न्यायपालिका अगर जल्दी करे, इन नेताओं के खिलाफ जो पेंडिंग फैसले हैं उन पर तत्काल संज्ञान ले, तो ये नेता जो है, जो भ्रष्ट नेता हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है, कम से कम ये कचरा क्लीन हो जाए तो जनता को भी क्लियर हो और जनता फिर अच्छे लोगों को चुने। तो न्यायपालिका को चाहिए कि ऐसे नेताओं के फैसले जल्दी करे। इसी इंतजार में बिहार के काफी लोग हैं, उसमें आरजेडी भी है, उसमें जेडीयू भी है। और इसी में आपको देखें कि उपेंद्र कुशवाहा वो भी नीतीश को छोड़कर गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी अलग से बना ली थी। वहीं मैंने हमेशा याद दिलाया है कि पीके एक फैक्टर वहां बिहार में नया समीकरण बनाने के लिए उभरे हुए हैं और वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो एक वो नया पार्टी आपको बता दूं कि एक नया मोर्चा बनकर के उभरते हुए आपको दिखाई देंगे बिहार की राजनीति में। वो अभी कोई उनको हल्का में ना ले, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो भी आने वाले समय में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएंगे और मजबूती से कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास, ये सभी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार का कोई अपना चेहरा नहीं है। ऐसा चेहरा जिसके साथ जातिगत समीकरण भी जुड़ जाए, जिसके साथ युवा भी आ जाएं, जिसके नाम पर महिलाएं भी जुड़ जाएं। भारतीय जनता पार्टी का ज्यादातर जो वोटर है वो उसमें महिला वोट ज्यादा है। तो आज ऐसा कोई फेस वहां दिखाई नहीं दे रहा है जो महिला लीडर हो कि उसके नाम पर वो महिलाओं को जुटा सके। ये कमजोरी है और इस कमजोरी को भारतीय जनता पार्टी दूर करने का विचार कर रही है, लेकिन ये कब तक ठीक होगा ये कहना मुश्किल है। भाजपा का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को ध्यान में रखे हुए है। और इसलिए कुछ लोगों का कहना यह है कि बिहार की सरकार 2024 के चुनाव के पहले गिरे, ये बीजेपी भी नहीं चाहती है, क्योंकि हमारे देश में हमने देखा ही है कि जब सरकार कोई गिर जाती है, गिरे चाहे भ्रष्टाचार के कारण, उनकी गलतियों के कारण, लोग जनता के बीच जाते हैं और बड़ा भोला सा मुंह बना के कहते हैं देखिए हमारी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, मोदी जी तो बड़े क्रूर हैं, तो जनता बहकावे में भी आ जाती है। हमने कई जगह ऐसा देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक वोट उनको दिलवाना नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि जनता की सहानुभूति उनको मिल जाए, और इसलिए वो चाहती है कि जनता में नीतीश बाबू का चेहरा एक्सपोज हो, लोग जाने कि ये व्यक्ति वो है
जो भाजपा के साथ मिलकर के वोट पाया था, सत्ता पाई थी, सत्ता का सुख भोगा था, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाग गई, सपना दिख गया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर उस पार्टी का साथ ले लिया जिसके विरोध की कस्में खाते थे वो, और ये कहते थे जिंदगी में कभी साथ नहीं जाऊंगा। तो कम से कम नीतीश कुमार का चेहरा तो एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी कर ही पाएगी अगर ये सरकार रहते हुए चुनाव होते हैं। तो दोनों चीजों की संभावना है, उठापटक चल रही है। नीतीश कुमार को तो ये लग गया है कि वो अब प्रधानमंत्री तो कम से कम नहीं बन सकते। अब ये मीटिंग करते हुए जो घूम रहे हैं, इसके पीछे जरूर महत्वाकांक्षा तो रहती ही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष उनके नाम पर तैयार हो जाए, लेकिन यहां तैयारी पहले से ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कई जगह दावा ठोक चुके हैं और उनके तो प्रवक्ता ने बाकायदा और सांसद ने भरी मीडिया में यह कह दिया है कि प्रधानमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल से बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं है। तीसरे शरद पवार है। शरद पवार तो अपने आप में एक सीनियर मोस्ट लीडर है। वो नीतीश बाबू के पीछे लाइन में खड़े होंगे कि वो ये डायलॉग बोलेंगे कि जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो शरद पवार जी के बारे में जितना मैं जानता हूं, वो पीछे खड़े होने वाले नहीं है, वो इसी डायलॉग पर चलने वाले हैं कि जहां से हम खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। तो नीतीश बाबू का नंबर पीछे आने वाला है और इसीलिए इस बात को वो जितना जल्दी समझ लें उतना अच्छा है। बहरहाल उनको अभी झटका लगेगा और झटके आप देखते रहिए। बड़े बड़े नेता अभी उनको छोड़कर जाने वाले हैं, ऐसी खबर बिहार से आ रही है। आप में से जो लोग दर्शक बिहार के हैं, अपने कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। वंदे मातरम।